Hello, good afternoon. Myself, Mr. Manoj Prajapati, Assistant Professor of Index Nursing College. Today we are going to talk about the myocardial infarction. We will discuss about the outline of myocardial infarction. Firstly, we are discuss about the introduction of the myocardial infarction. What is the myocardial infarction and shortly introduction including in introduction of myocardial infarction. And second thing is we will discuss about the definition of the myocardial infarction. Next is type of the myocardial infarction, which type of the myocardial infarction. We will discuss all types in types of myocardial infarction. Next one, etiology of the myocardial infection, किस किस कॉजेस के कारण मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है वो अपन वी विल डिस्कस इंक्लूडिंग इन एटियोलॉजी. नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी, हाउ टू कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. Then next one, clinical manifestation, when the patient is coming with the complaint of the chest pain, and we will evaluation through the diagnostic evaluation. This all the things are in discussed in clinical manifestation. And next one, complication after the myocardial infection, what will complication will develop in the patient. We are discussing the complication. And next, diagnostic evaluation, which type of investigation including for myocardial infarction. And last one is the management of the myocardial infection. मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल, टू टाइप ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन commonly called as the heart attack is extremely dangerous condition caused by a lack of blood flow to your heart muscles. The lack of blood flow can occur because of many different factors but usually related to the blockage in one or more ऑफ यूर हार्ट आर्टरीज. इंट्रोडक्शन में सिंपली हमने डिस्क्राइब किया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है और किस बेस पे होता है. तो 90% हमने पेशेंट्स में देखा है कि 90% ब्लॉकेज के कारण होता है. बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज होते हैं इसमें जिसके कारण से मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होता है. तो फर्स्टली इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होता है. जो आर्टरीज मायोकार्डियल लेयर को सप्लाई करती है, मायोकार्डियल लेयर को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसके कारण से ब्लड का प्रॉपर सप्लाई मायोकार्डियल लेयर में नहीं पहुंच पाता. उस कंडीशन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता. तो ये इंट्रोडक्शन अपन ने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट इज स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. फर्स्ट डेफिनेशन इज MI is defined as the disease condition which is caused by the reduced blood flow in arteriosclerosis and occlusion of the artery by the embolism and thrombus. डेफिनेशन में सिंपल सा बताया है कि जो अपनी आर्टरीज रहती है जो मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाना, आर्थरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स थोड़ा सा थिक हो जाना जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्थरियोस्क्लेरोसिस. एक और छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन. MI और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग इस्केमिया एंड हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया मीन्स होता है डिफिशियंसी या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इज हाइपोक्सिया. तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन. थर्ड वन इज डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइप्स करेंगे. फर्स्ट, एंटीरियर myocardial infection, anterior wall myocardial infection. When the patient is coming with the complaint of the chest pain in the hospital, so we are deciding ECG and other investigation, blood investigation like troponin ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम, उसका ECG करते. तो ECG और ब्लड इन्वेस्टिगेशन साथ में इको कराते. एंड लास्ट वन हम ये देखने के लिए कि लेवल ऑफ ब्लॉकेज, तो एंजियोग्राफी कराते हैं हम. तो फर्स्टली ECG में ECG करने के बाद हम देखते हैं कि एंटीरियर या पोस्टीरियर या लेटरल किस पार्ट में उसको इन्फ्रैक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स को डिवाइड करते हैं. जैसे एंटीरियर वाला MI एंड पोस्टीरियर वाला MI, लेटरल वाला MI एंड सेप्टल जो इंक्लूड होता है. ऑल ओवर सेप्टल में अगर इन्फ्रैक्ट होता है तो सेप्टल वाला MI हो जाता है.
दिस आर द टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से कॉजेज होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज होता है। उस कंडीशन वो टाइप से अपन पढ़े, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली अपन करते हैं टोबैको एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड टोबैको के कारण भी मे बी पॉसिबिलिटी कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हाइपरटेंशन आता है। इसमें हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से या बहुत टाइम से हाइपरटेंशन है, पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट होता है मोर देन 150 सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक मोर देन 90 या 100, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अलग अलग कैटेगरीज में होता है, प्री हाइपरटेंशन एंड, so we are not discussing about the hypertension, we are discussing etiology of the myocardial infarction। तो नेक्स्ट है हाइपरटेंशन की। बहुत टाइम से पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में भी उसको कॉज हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ द प्रेशर कंटिन्यू उसका बढ़ा हुआ रहेगा, बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहेगा जिस कारण से। नेक्स्ट ड्रग एब्यूज़। बहुत सारी मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं और अदर मेडिसिन जो रेगुलर यूज़ करते रहते हैं पेशेंट्स, तो उस कंडीशन में भी मे बी कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट वन है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी इज द मेजर कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओबेसिटी इज द ग्रोथ ऑफ द वेट गेन हो जाता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है पेशेंट को। तो सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूड इन ओबेसिटी, तो इट्स कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेस के कारण फर्स्टली अगर बहुत टाइम से कोई पेशेंट आपके पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया तो अपन पास्ट हिस्ट्री उसका इसीलिए पूछते हैं कि आपको किस किस कंडीशन से आप गुजरे हो, जैसे उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेस है पेशेंट। तो लाइक दिस अपन स्ट्रेस का भी पूछते हैं कि कहीं पे एम्प्लॉय या बिजनेस स्ट्रेस है या फैमिलियर क्राइसिस है। तो सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूड इन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर पेशेंट कंटिन्यू लेता रहेगा तो उस कंडीशन में भी रहेगा कि मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन लीड टू द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पेशेंट आता है अपने पास तो उसकी भी अपन फास्ट हिस्ट्री का अपन उसमें अपने पास एक फॉर्मेट होता है जो अपन कंटिन्यू उसको देखते हैं। तो पास्ट हिस्ट्री में अल्कोहल कंजप्शन अगर कंटिन्यू उसका ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में भी मे बी लीड टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट है एज। एज फैक्टर इज द मेजर। मोस्टली अभी 92% देखा गया है कि एज फैक्टर रहता है कि मोर देन 45 ईयर ओल्ड जो पीपल्स रहते हैं उन जितने भी अपने पास एम आई के केसेस आए हैं, मोस्टली 95% जो केसेस आए हैं वो मोर देन 45 ईयर ओल्ड आए हैं। तो एक एज का भी फैक्टर रहता है इसमें। जेंडर मेल को मोस्टली ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड फास्ट लाइफ स्टाइल एंड so many things are included in gender। तो बिकॉज द मोस्टली देखा गया है कि मेल्स पेशेंट अपने पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ मलाइटस। एक अपन ने दिया है कि डायबिटीज़ मलाइटस में भी बहुत सारी कंडीशन होती है कि अगर कंटिन्यू पेशेंट डायबिटिक है बहुत टाइम से, प्रोलॉन्ग टाइम से 5 ईयर 10 ईयर, तो इसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है उन पेशेंट्स को। तो इनमें स्टेबल एंजाइना फर्स्ट प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी कंडीशन से जैसे डायबिटीज़ वाले रहते तो स्टेबल एंजाइना रहता है, उस कंडीशन में क्या रहता है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन पता नहीं चलते, कोई सिम्टम्स पता नहीं चलता, पर्स्पिरेशन नहीं होता, बीपी हायर साइड में भी पॉसिबिलिटी होता है, पर पेशेंट को कंफर्म नहीं होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सिम्टम्स उसको डेवलप हो रहा है। तो उस कंडीशन में पेशेंट चेक भी नहीं करा पाता है ब्लड प्रेशर और उसको स्टेबल एंजाइना होता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जब मे भी पॉसिबिलिटी कि 3 मंथ्स या 6 मंथ में चेकअप पे आते तब अपने को कंडीशन पता चलती कि अगर ईसीजी हम करते तो उसमें टी इन्वर्जन आ जाता है, एस टी एलिवेशन आ जाता है। तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन एंजाइना अगर उसको हुआ स्टेबल एंजाइना, उस कंडीशन में उसका ईसीजी चेंजेस आ सकता है, आप बाद में कराएंगे तो मैं भी बोल। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया भी एक कंडीशन है जिसके कारण से मे बी लीड टू द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंड फैमिली हिस्ट्री एंड इस्केमिक हार्ट डिसीज। अगर फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज है पेरेंट्स को तो मे बी कॉज ऑफ द एम आई। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिसीज। क्रोनिक किडनी डिसीज अगर पेशेंट को है किसी पेशेंट को तो उसको मे बी लीड टू द एम आई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी. फर्स्टली अपन ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, सेकंड इज डेफिनेशन, थर्ड वन इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर. किन किन कारणों से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसका अपन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखें, कॉजेज जिस कारण से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है. पैथोफिजियोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. तो फर्स्टली अपन देखेंगे कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है. उस कंडीशन में क्या होता है कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट्स आर्टरीज में धीरे धीरे स्टोर डिपोजिशन होने लगता है आर्टरीज में. उस कंडीशन को आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. उस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड का क्लॉट डिपोजिशन होता है, जिसके कारण से जो ब्लड सप्लाई अपना पूरा प्रॉपर होता है वो नहीं हो पाता. जिस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हार्ट को प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ऑक्सीजन के साथ में कैरी करते हैं. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम जाएगा, ब्लड का कंसंट्रेशन कम जाएगा, सप्लाई कम होगा, तो मे बी ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मायोकार्डियल लेयर, तो मे बी लीड टू द इस्केमिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन मायोकार्डियल लेयर्स. दिस आर द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पैथोफिजियोलॉजी. देन हाइपोक्सिया होगा तो रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड इन आर्टरीज एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड इन मायोकार्डियल लेयर. मायोकार्डियल लेयर जो है उसमें ऑक्सीजन का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका सप्लाई कम होगा तो आर्टरीज में आपका ब्लड रहेगा, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, बट आपकी डिमांड जो मायोकार्डियल लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की. दैट इज एंजाइना. इसको फर्स्टली अपने पास होता है, उस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं. सेकंड इज थ्रोम्बोलाइसिस, अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ना. लास्ट में जब मायोकार्डियल लेयर्स को डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती है, उस कंडीशन में उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो वहाँ के जो टिश्यूज रहते हैं, मायोकार्डियल लेयर के टिश्यू रहते हैं, नेक्रोस और डैमेज होना शुरू होते हैं, नेक्रोसिस होते हैं. उसी को बोलते हैं अपन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी. हाउ टू कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. फर्स्टली we assess the myocardial infarction, obstruction and blockage of the artery. Firstly, reduce the oxygen level in the myocardial layer. इससे क्या होगा कि मायोकार्डियल लेयर में हाइपोक्सिया क्रिएट होगा. हाइपोक्सिया क्रिएट होगा तो जो वहाँ की सेल्स है, मायोकार्डियल लेयर की जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होगी. अगर कंटिन्यू उसका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है तो सेल्स धीरे धीरे डैमेज होगी, नेक्रोसिस होगा. उसी कंडीशन को बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम्स उसको डेवलप होंगे. जब पेशेंट को एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे उसको अपन बोलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. जैसे पेशेंट को एमआई हुआ, उसको पता नहीं रहता, जब वो हॉस्पिटल में आता, हॉस्पिटल में इंटर करता तो वो अपनी कंप्लेन बताता कि चेस्ट पेन हो रहा, पर्स्पिरेशन हो रहा. तो मोस्टली अपन कॉमन सिम्टम्स है कि कोल्ड पर्स्पिरेशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कोल्ड पर्स्पिरेशन होता, सीवियर चेस्ट पेन होता, चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस हो सकती है. बहुत सारे पेशेंट्स अपन ने देखे हैं कि जैसे जो डायबिटीज़ मलाइटिस वाले पेशेंट रहते हैं, DM2 वाले, जिनको इंसुलिन चलता रहता है, जिनकी शुगर 450 मोर देन 200 रहती है, तो वो डायबिटीज़ मलाइटिस वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उनको में भी पॉसिबिलिटी कि उनको पेन, चेस्ट पेन ना हो, पर्स्पिरेशन हो पर चेस्ट पेन ना हो, तो वो सोचे कि ये तो पसीना ऐसे ही आ सकता है. बट अपने को इसको नेगलेक्ट नहीं करना. फर्स्टली विल गो फॉर हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड टेक ECG. Go for systematic evaluation. And chest pain first, chest discomfortness होगी, and fatigue होगा, vomiting हो सकती है. Other symptoms include increase the sweating. स्वेटिंग उसको बहुत ज़्यादा होगी, पसीना आने लगेगा धीरे धीरे. कोल्ड पर्स्पिरेशन होगा, ठंडा पसीना जिसको अपन बोलते हैं. वीकनेस हो सकती है, वॉकिंग चल नहीं पाएगा पेशेंट, वॉमिटिंग हो सकती है बार बार, और हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा. पाल्पिटेशन मतलब कोल्ड पर्स्पिरेशन उसको होगा. एंजाइटी रहेगी उसको, स्लीपनेस होगा, सो नहीं पाएगा क्योंकि सीवियर चेस्ट पेन है, साथ में पर्स्पिरेशन है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहेगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी बढ़ सकती है. साथ में आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे भी पेशेंट
जा सकता है कि जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में पूरा हाइपोक्सिया हो जाता है मायोकार्डियल लेयर में। तो जब मायोकार्डियल लेयर में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होती तो पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एंजाइटी उसको ज़्यादातर हो जाती है, स्लीपनेस, सो नहीं पाएगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, अरिथमियास हो सकता है उसको, पेशेंट को ईसीजी में चेंजेस आ सकता है, ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी मोर देन 140 पल्स रेट जा सकता है उसका, या फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है कि पल्स रेट उसका लेस देन 60% हो सकता है, लेस देन 60 पर मिनट हो सकता है उसका। तो ये अपने सिम्टम्स जो डेवलप होंगे पेशेंट को, जो पेशेंट अपने पास आएगा उसको सिम्टम्स डेवलप होंगे, प्रोग्रेसिव कंटिन्यू डेवलप होते रहते हैं। जैसे पर्स्पिरेशन होता है, मे बी पॉसिबिलिटी पर्स्पिरेशन के बाद हाइपरटेंशन हो जाए, उसको हाइपरटेंशन हो जाए। तो जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, पेशेंट को सिस्टमेटिक एवोल्यूशन हो जाएगा, तो मे बी पॉसिबिलिटी पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ हो जाए। ये सारे रहते अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो अपन पेशेंट में देखते हैं। पेशेंट को एमआई होता है, उस कंडीशन में अपने को ये डेवलप, उस कंडीशन में पेशेंट को डेवलप होते ये सिम्टम्स, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये अपने को देखने को मिलते। तो ये सभी अपन ने एक्सप्लेन किया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्टली एक बार और मैं बता देता हूँ, चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्टनेट हो जाता है, फटीग हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, इंक्रीज स्वेटिंग हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडनेस हो जाता है, पाल्पिटेशन होगा, एंजाइटी, स्लीपनेस एंड हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। दैट इज द symptoms of the myocardial infarction. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। जब पेशेंट आपके पास आया, अपन ने पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, एटियोलॉजिकल पढ़ा, एंड नेक्स्ट अपन ने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी, हाउ टू कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड विच आर द कोज फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, किन किन कारणों से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो एटियोलॉजिकल फैक्टर पर है। नेक्स्ट अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं मायोकार्डियल पेशेंट को एमआई हो गया, पेशेंट आ गया आपके पास, उसके बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको। तो उस कंडीशन को अपन देखेंगे कि किस किस टाइप के उसको हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, अरिथमियास। अरिथमियास हो सकता है कि जब पेशेंट एमआई का आता है आपके पास, हॉस्पिटलाइज हो जाता है या फिर हॉस्पिटलाइज नहीं भी होता, तो उसको अरिथमियास हो सकता है, ईसीजी चेंजेस आने लगते हैं। ईसीजी में अरिथमियास अपन चेक करेंगे कि ईसीजी जब करते हैं उसमें अपने को पता चलेगा फाइंडिंग कि अरिथमियास है, पेशेंट को ट्रैकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है। दिस टाइप ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स आफ्टर द ईसीजी अपन देखते हैं उसमें कि क्या क्या कंडीशन है। कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है 10% लोगों को। अभी अपन ये रेशो निकाला गया है कि 10% लोगों को जिनको एमआई आया है उनमें से 10% लोगों को कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है। तो ये 10% इवोल्यूशन है, इंटरनेशनल है, कि 10% लोगों को कार्डियोजेनिक शॉक भी हो गया है जिनको एमआई हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि एमआई होने के बाद उनको कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, तो इसको बोलेंगे। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है कि जब मायोकार्डियल लेयर में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है कि आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, अनेबल टू पंप ब्लड सप्लाई इन ऑल टिश्यूज एंड ऑल आवर बॉडीज। दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर मीन्स क्या होता है, हार्ट का प्रॉपर अपना सर्कुलेशन चलता रहता है, इजेक्शन फ्रैक्शन होता है अपना, कि हार्ट पंप करता रहता है, वहाँ से पंप होता है आर्चिया परोटा एंड डिफरेंट आर्टरीज में जाके ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर टिश्यू तक जाता है, उसको बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके अपना हार्ट में आता है, जो प्यूरिफाई होके फिर से लंग से प्यूरिफाई होके हार्ट में आ जाता है, और अपन फिर से हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। तो उस कंडीशन में जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है ब्लड की, जितनी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। बॉडी को रिक्वायरमेंट है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो प्रॉपर तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल नहीं कर पाता है, अनेबल टू फुलफिल ऑफ द ब्लड सप्लाई इन ऑल आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एमआई। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाले पेशेंट को मे बी लीड टू द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।
एंड नेक्स्ट रप्चर 5% पेशेंट्स को हुआ है कि रप्चर हो सकता है, आर्टरी रप्चर हो सकती है। जब ब्लॉकेज आता है जिस आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया है, फिर अदर कहीं पे ब्लॉकेज आया है, एम्बोलिज्म आया है, तो वहाँ पे जो वो आर्टरी का फ्लो रहता है, ब्लड पंप होता है हार्ट से, उस आर्टरी में वहाँ तक पहुँचता है और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वैसे फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता। हार्ट प्रेशर करता है, उसको पुश करता है, तो वहाँ नहीं जाता। तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आर्टरी रप्चर हो जाए। 5% पेशेंट्स में देखा गया है कि पोस्ट कॉम्प्लिकेशन आर्टरी रप्चर हो गई है, एमआई होने के बाद उसका आर्टरी रप्चर हुई है, तो ये भी मे बी पॉसिबल रहता है। पेरिकार्डियाटिस, अब क्या होता है इस कंडीशन में? पेरिकार्डियाटिस भी मे बी लीड टू पेशेंट को, अगर एमआई हुआ है, पेशेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, उस कंडीशन में कंटिन्यू अगर उसको रहते ट्रीटमेंट कराता रहता है, मे बी लीड टू द पेरिकार्डियाटिस। तो इस कंडीशन, ये इस अपना कंडीशंस हमने बताई है, कॉम्प्लिकेशंस बताए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के, कि किन किन कंडीशंस में मायोकार्डियल होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं, ये भी अपन ने इसमें देखे हैं कि इस तरीके से अपने कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं पेशेंट को। ये ये सारे कॉम्प्लिकेशन पढ़े हैं अपन ने कि किस किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन अपने, जब एमआई किसी को होता है उसके बाद में मे बी लीड टू हो सकता है पेशेंट्स को कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के बाद में उसको ये कॉम्प्लिकेशन देखने में मिले हैं अपने को। तो वो 5% लोगों को अपने को मिले हैं कि रप्चर हो सकती है इस हार्ट अटैक के इन्फेक्शन के बाद में। 5% लोगों में देखा गया है पेरिकार्डियाटिस हो सकता है। तो ये एमआई के थे। आप अपने पास पेशेंट आया, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन अपन ने डिस्कस करे, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस करें। अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अपने को करना है कि क्या क्या डायग्नोसिस करना है, उसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे करेंगे अपन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आया, कोई कंप्लेन लेके आया चेस्ट पेन की, तो हाउ टू गो फॉर सिस्टमेटिक इवोल्यूशन। तो फर्स्टली क्लिनिकल फीचर्स में अपन ने बताया, पेन बताया और शॉक बताया, लो ग्रेड फीवर भी में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको। नेक्स्ट अपन सीरम कार्डियक मार्कर कराते हैं, क्रेटिनिन सीके एम बी कराते हैं अपन, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनाइज कराते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन कराते हैं ट्रोपोनिन कराते हैं। ट्रोपोनिन से अपने को ये एंजाइम होता है जो कार्डियक मसल्स में रहता है, तो जब कार्डियक मसल्स ब्रेक डाउन होती है तो उस कंडीशन में ब्लड में आने लगता है, तो वो अपन ट्रोपोनिन कराते हैं। ये अगर पॉजिटिव आता है तो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इसको है, तो ट्रोपोनिन कराते, तो मोर देन 1 आता है तो स्ट्रांगली पॉजिटिव रहता है। एंड कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट अपन करते हैं ईसीजी। ईसीजी अपने को करना रहता है पेशेंट का। फर्स्टली अपने पास पेशेंट आता तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ईसीजी करते हैं, क्योंकि ये है ओपीडी बेस्ड भी हो जाता है ईसीजी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स का टाइम लगता है ईसीजी में। देन इवोल्यूशन अपन इजीली कर पाते। तो इसमें ईसीजी में अपने को देखना रहता है कि जब पेशेंट का ईसीजी हुआ तो उसका एसटी सिगमेंट एलिवेशन है, टी वे इन्वर्स है, ये दो चीज़ें मेनली ज़्यादा करती है कि पेशेंट का ईसीजी नॉर्मल है या अदर एसटी एलिवेशन है उसका। तो इस कंडीशन को अपन इवोल्यूशन कराते हैं थ्रू द ईसीजी, दैट इज कॉल्ड एज ईसीजी। नेक्स्ट अपन एमआरआई करा सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई में अपने को देखना रहता है कि क्या क्या कंडीशंस है, उसका प्रेशर कितना है, ये अपने को कंफर्म हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कितना, जो इन्फ्रैक्ट हुआ वहाँ पे क्या कंडीशंस है, टिश्यू कितने डैमेज हुए, ये कंडीशंस पता चल जाएगी। एक अपन लेवल ऑफ ब्लॉकेज देखने के लिए स्पेसिफिक एंजियोग्राफी कराते हैं, जिससे अपन ये इन्वेसिव प्रोसीजर होती है थ्रू द हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में पेशेंट को इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू अपन इसका एंजियोग्राफी करा लेते हैं। उसमें लेवल ऑफ ब्लॉकेज का अपने को कंफर्म हो जाता है, इसके लिए अपन एंजियोग्राफी कराते हैं। फिर चेस्ट एक्सरे अपन सिंपल करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे इसका करा के अपन देख सकते हैं कि
कार्डियोमेगाली तो पेशेंट को नहीं है, अदर कॉम्प्लिकेशन लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं गया इसके कारण से, तो ये भी कंडीशन रहती है कि क्या क्या उसको हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने के लिए एक्सरे करा लेते हैं। अब लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट में अपने को पेशेंट के लिए क्या क्या करना है वो देखेंगे अपन कि मैनेजमेंट क्या करना है पेशेंट का। तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपने को काउंसलिंग करना पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडर को कि आपका बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें एमआई हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, हाउ टू गो फॉर सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल। बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं पेशेंट के अटेंडर के, तो वो अपने को समझाना है। उसमें लाइफ स्टाइल आपको फर्स्टली एक्सप्लेन करना है कि किस किस टाइप से आपको रहना है। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना है आपको, और हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट्स इनका सजेस्ट करें, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ स्टाइल में एक्सप्लेन करना है। साथ में उनको रहना कैसा है, क्या क्या उनको डाइटरी पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें अपन एक्सप्लेन करते हैं लाइफ स्टाइल में। स्मोकिंग का स्पेशली उनको मना करते हैं कि स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें। डाइट एंड न्यूट्रिशन का स्पेसिफिक हम उनको प्लान करके देते हैं कि क्या क्या डाइट्स उनको लेना। सॉफ्ट डाइट स्टार्टिंग में जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप होता है उस कंडीशन में अपन सॉफ्ट डाइट बोलेंगे, लो फैट एंड लो ऑयल एक्सप्लेन करेंगे, अवॉइड द जंक फूड। दिस आर द explain to the patient and patient attenders diet plans and salt restricted diet is specific। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम एक्सप्लेन करेंगे। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अपन ने देखा है। इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या रहता है कि पेशेंट को अपन लाइफ स्टाइल से थोड़ा सा उसका चेंजेस करें, जिसके कारण से अपन ने एटियोलॉजिकल कॉजेस पढ़े उनको कवर करेंगे। इसमें स्मोकिंग अवॉइड कराएंगे, उसका अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड कराएंगे, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा। इसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट रहते। थ्रोम्बोलाइटिक अगर पेशेंट को ब्लॉकेज आया सडन अपने पास विदिन 4 घंटे के भीतर अगर उसको डेवलप हुआ है, सडन चेस्ट पेन हुआ, उसके 4 घंटे के अंदर अगर पेशेंट अपने पास आ जाता है तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं अपन, थ्रोम्बोलाइट कर सकते हैं पेशेंट को। इसमें स्टेप्टोकाइनेस इंजेक्शन आता है जिसके थ्रू अपन थ्रोम्बोलाइज करते हैं इसको। एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं उनको। एंटीकोगुलेंट ड्रग का अपन स्टार्ट करते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो स्टार्ट कर ही देते हैं। एंटी प्लेटलेट एजेंट देते हैं ताकि ब्लड पतला हो जाए और थोड़ा सा दिक्कत ना है उसको, क्लॉटिंग फैक्टर जो अपना ऑब्स्ट्रक्शन है में भी पॉसिबिलिटी डाइल्यूट हो जाए और रिलीज हो जाए, तो ये देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट देते हैं। अगर पेशेंट का बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो एंटी हाइपरटेंसिव, और हाइपरटेंशन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करते हैं, आइनोटॉप सपोर्ट वगैरह स्टार्ट करके। देन वेसोडाइलेटर देते हैं। अदर में अपन देते चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन रहते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, एंटी अल्सर ड्रग देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट उसको ड्रग देते हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इंक्लूड इन मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई, myocardial infarction। And these are the algorithm of the treatment like myocardial infarction pre hospitalized। फर्स्ट हम उसको बताएंगे कि myocardial infarction उसको डेवलप हुआ, चेस्ट पेन डेवलप हुआ, तो फर्स्टली यू शुड गो फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटल और अराइवल, एंड फिर उसका स्प्रे एंड ऑक्सीजन, पेन रिलीफ एंड एडमिनिस्टर हॉस्पिटल एस्पिरिन एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरापीज। ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन बीटा ब्लॉकर्स, ऐसी इनहिबिटर्स एंड इंसुलिन में भी रिक्वायर्ड। डायबिटिक पेशेंट रहता है या फिर शुगर उसका बढ़ा हुआ था कि स्ट्रेस के कारण हो, इसके कारण हो जाता है, तो अपन इंसुलिन उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना रहता एस्पिरिन बीटा ब्लॉकर, और ये करते हैं। ये एल्गोरिदम है इसका पेशेंट का। फिर रिस्क, हाई रिस्क वाला पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं उसका। These are the all things related the myocardial infarction। We will discuss about the myocardial infarction. Firstly, introduction. Second is definition and etiological factors and pathophysiology and complication and clinical manifestation and diagnostic evaluation. And last is the management of the myocardial infarction। Thank you, everyone.